माला ने लारीब को लाल रंग का फ्रॉक पहना दिया था, जिसमें लारीब बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। चलें बड़ी, आई एम रेडी। वो अपना लाल घेरेदार फ्रॉक घुमा घुमा कर दिखाती अमान से कहने लगी। हाँ मेरी गुड़िया, चलते हैं। बहुत प्यारी लग रही हो। अमान ने लारीब के माथे पर लब रखे थे। माला भी लारीब की वजह से साथ जा रही थी कि कोई लड़की का होना ज़रूरी था। बहन तो अपने आन के साथ बिजी थी, लेकिन उससे एक एक पल की खबर मिल रही थी। जावियार, माला, अमान, लारेब और कुछ गार्ड सफ़ीर के पास जाने के लिए तैयार हो गए थे और वो सब निकल चुके थे। सफ़ीर घर आकर भी बेहद परेशान था कि अमान उससे ऐसी बात कैसे कर सकता है। बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे? इरम सफ़ीर को परेशान और खाना न खाते देख उससे पूछने लगी। कुछ नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। वैसे ही दिल नहीं कर रहा। अभी कुछ और कहता कि घर में कुछ गार्ड्स दाखिल हुए थे, जिनके हाथ में गन थी, जिसे देख इरम और सफ़ीर तो हक्का बक्का रह गए कि ये कौन लोग हैं, उनके घर में दाखिल कैसे हो गए। वो समझे उनके घर में चोर घुस आए हैं। मरियम चीखी थी, लेकिन पीछे से आते अमान और लारीब को देख सफ़ीर समझ गया था कि अमान किस मकसद के लिए आया है। सफ़ीर की आंखें पल भर में लाल हुई थी। लारीब तो अपने एंजल को देखकर खुश हुई थी। एंजल! लारीब भागकर सफ़ीर के गले लगी थी। एंजल, मिस यू सो मच। मैं आपको बहुत मिस किया। देखो, मैं रुपंजल बन के आई हूँ। लारीब सफ़ीर के सीने से अलग होती अपना फ्रॉक घुमा घुमा कर सफ़ीर को दिखाने लगी। इरम ने कम उम्र मासूम लड़की को देखा और वो परेशान भी हुई थी। जिस तरह से लारीब उसके बेटे के सीने से लगी थी, वो जैसे बच्चों की तरह बातें कर रही थी। इरम सही लफ्ज़ों में परेशान हो गई थी। बेटा, ये कौन लोग हैं? इरम ने परेशानी से सफ़ीर को देखकर पूछा, लेकिन इरम तो सफ़ीर का सूक्ष्म चेहरा देखकर मज़ीद परेशान हुई थी। ना जाने ये लोग कौन थे और क्या चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अमान ने आगे आते इरम को सलाम किया। वालेकुम सलाम। इरम ने एक नज़र पीछे गार्ड्स और सब लोगों पर डाली। आंटी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अमान आराम से इरम से बात करने लगा। ये यही रास्ता था उसके पास अपनी बहन के घर को बसाने का। लेकिन हमें आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। सफ़ीर गुस्से से बोला। सफ़ीर, हम तुमसे नहीं आंटी से बात कर रहे हैं। आओ ज़रा तहम्मुल से आकर बैठकर बात करते हैं। अमान ने सफ़ीर का बाजू पकड़ना चाहा, लेकिन सफ़ीर ने झटके से अपना बाजू छुड़वा लिया, जिससे अमान मुस्कुराता हुआ दोबारा से इरम की तरफ मुतवज्जा हुआ। एंजल! लारिब सफ़ीर को दोबारा पुकारती या कोई और हरकत करती, अमान ने लारिब का हाथ पकड़ लिया। गुड़िया, मेरे साथ बैठो भी फिलहाल। आपके एंजल से बात करते हैं। अमान ने लारिब का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। लारिब का बस चलता तो वो जल्दी से अपने एंजल के गले लग जाती, लेकिन उसके बड़ी ने कहा था अभी नहीं जाना, तो मुंह बनाती बैठ गई। माला और साव्यार तो चुप करके आराम से बैठे थे। उन्हें पता था अमान सबको संभाल लेगा, अगर ना भी संभाला तो साव्यार है ना संभालने के लिए। बेटा, कौन हो आप लोग? इरम ने आराम से पूछा। देखिए आंटी, मैं बात को गोल गोल घुमाने वाला लड़का नहीं हूँ। मैं आपसे सीधी तरह बात करता हूँ, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं। ये आपके बेटे सफ़ीर को पसंद करती है। मेरी बहन का इलाज सफ़ीर कर रहा था और वो काफ़ी दिन सफ़ीर के पास हॉस्पिटल रहकर आई है। और अब मेरी बहन आपके बेटे यानी अपने एंजल को पसंद करती है। इसे बस अपना एंजल चाहिए। मैं आपके बेटे से निकाह की बात करने गया था हॉस्पिटल, लेकिन साले साहब ज़रा गुस्से में आ गए थे कि वो ये निकाह नहीं करेंगे। मैं अपनी बहन को वैसे भी छोड़ सकता था सफ़ीर के पास, लेकिन वो बात यह है कि मेरी गुड़िया बहुत मासूम है। वो हर बार खुशी से अपने एंजल के गले लग जाती है। मैं नहीं चाहता मेरी बहन नामहरम के गले लगे। इसलिए मैं चाहता हूँ सफ़ीर मेरी बहन से निकाह करें और मेरी बहन हमेशा के लिए अपने एंजल के पास रहे। अमान बहुत ही नर्म और तहम्मुल भरे लहजे में खोया हुआ था। इरम ने एक नज़र अमान के साथ बैठी लड़की पे डाली, जिसकी नज़रें बस अपनी एंजल पर ही थी। तो अब मेरी बहन को उसका एंजल चाहिए। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम्हारी बहन को चाहिए और तुम उसे ला दोगे। सफ़ीर भी गुस्से में आता धाड़ा था। लारिब तो अपने एंजल को ऐसी बात करता देख सहम कर माला के साथ चिपकी थी। आवाज़ नीचे साले साहब। मैं अपनी बहन से बेहद प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो चीज़ उसे पसंद हो उसे ला कर देता हूँ, लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। हिबा भी अपने भाई को ऐसे बात करते देख डर कर इरम के साथ जा लगी थी। अमान यार, आराम से बात करो। साव्या ने अमान को आराम से बात करने का कहा। अमान ने अपनी गन निकालते सामने रख के टेबल पे रखी थी, जिसे देखते ही हिबा और इरम की चीख निकल गई थी। उनके लिए ये सब नया था, जबकि माला और लारिब तो अब इन सब के आदी थे, इसलिए उनमें से किसी को खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं डरता नहीं हूँ इस खिलौने से। सफ़ीर बिना डरे बोला था। चलो,
इस खिलौने से तो नहीं, लेकिन अमान ने एक नज़र पीछे अपनी माँ के साथ चिपकी हिबा पर डाली थी। अपनी बहन को खोने से तो डरोगे ना? वैसे तुम्हारी बहन बहुत मासूम है, स्कूल जाते वक्त उससे कुछ हो जाए या वो वापस ही ना आए। इससे पहले कि अमान कुछ और कहता, सफ़ीर उस पर झपट पड़ा था। इरम ने अमान की बात सुनते हिबा को मज़ीद अपने अंदर छुपाया था। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी बहन के बारे में ऐसी बात क्यों की तुमने? चिल्लाओ मत सफ़ीर शाह, मैं भी अपनी बहन से ऐसे ही प्यार करता हूँ जितना तुम अपनी बहन से करते हो। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग कैसे हो, मैं कभी भी तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी ना लेता। मुझे क्या पता ये मेरी हमदर्दी मेरे गले पड़ जाएगी। सफ़ीर अपनी लाल आंखों से लारेब को देखते हुए नफरत से बोला। लेकिन अब तो गले पड़ गई ना? अमान ने नॉर्मल अंदाज से कहा। लेकिन मैं इस पागल से निकाह नहीं करूंगा। सफ़ीर का जब भी जवाब दे रहा था। निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा, और वो भी अभी के अभी। अमान ने एक गार्ड को इशारा किया। उसके इशारे से एक गार्ड जाता इरम और हिबा पर गन तान गया था। मामा, ये क्या हो रहा है? हिबा ने डरते डरते इरम से पूछा। पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा जी, ये तो वही आप ही है ना जिनके बारे में मैंने आपको बताया था? एंजल, लारिफ सफ़ीर के पास जाती खड़ी हुई। क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ ना, मुझे तो आप इतना सारा पसंद हो। वो अपने हाथों को ज़्यादा सारा खोल दे सफ़ीर को बताने लगी। मैंने ही बड़ी को कहा था कि मुझे आपके पास रहना है। वो मासूम आगे पटपटाते सफ़ीर से कहने लगी। सफ़ीर ने लब मेज कर उस पागल लड़की को देखा था। मौलवी साहब को हम साथ लेकर आए हैं। एक गार्ड अमान के इशारे से मौलवी को अंदर ले आया था। अभी वो बात ही कर रहे थे कि मेन एंट्रेंस से मौलवी साहब अंदर आते दिखाई दिए थे। अमान ने एक नज़र मौलवी पर डाली, फिर दोबारा सुर्ख चेहरा लिए खड़े सफ़ीर को देखा। चलो सफ़ीर। अमान सर निगाहों से सफ़ीर को देखते खोया हुआ। निकाह को मजाक समझा है क्या तुमने? जब मैंने एक बार कहा है कि नहीं करना तुम्हारी मेंटल बहन से निकाह, तो नहीं करना। तुम होते कौन हो मेरे घर में घुसकर मुझे हुक्म देने वाले? सफ़ीर भड़क ही तो उठा था। सफ़ीर, मैं सच कह रहा हूँ, अब तुमने मना किया ना तो यहाँ ना तुम्हारी बहन रहेगी न तुम्हारी माँ। अमान सुर्ख होती अंगारा आंखों के साथ खोया हुआ। बकवास बंद करो अपनी, और 2 मिनट में अपनी इस पागल बहन को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। सफ़ीर धाड़ा था जबकि मौलवी साहब समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर होने क्या जा रहा है। सफ़ीर की बात सुनने की देर थी कि अमान आगे बढ़ा और एक झटके से हिबा की कलाई खींचता उसको अपने करीब कर गया। अमान के यूं करने पर जहाँ सफ़ीर की अम्मी की चीखें निकली थी, वहीं हिबा भी रोते हुए अमान की मजबूत गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो भाई। हिबा अमान की गिरफ्त में तड़पते हुए खोया हुई। छोड़ो मेरी बहन को। सफ़ीर शदीद तैश में आता यकदम अमान की जानिब लपकते हुए खोया हुआ। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। अमान ने तनबीह करते हिबा की पेशानी पे गन रखी। हिबा धक से रह गई। सफ़ीर, सामने जाकर बैठो, वरना तुम्हारी बहन को मौत की घाट उतारने में मैं जरा देर नहीं लगाऊंगा। अमान सर लहजे में गोया हुआ। सफ़ीर जो सुर्ख आंखों से उसे ही देख रहा था, थोड़ा फासले पे सफ़ेद चेहरा लिए खड़ी लारेब को देखते बड़ी तमस्सर सदा से मुस्कुराहट उसके लबों पे फैली। अच्छा, चलो चलाओ गोली, पर पहले ये तो देख लो तुम्हारी अपनी बहन ही कहीं खौफ की वजह से इस दुनिया फानी से कूच न कर जाए। सफ़ीर ने अच्छा को खींच कर लंबा किया और बेतनफ़ुर सदा लहजे में लारेब की जानिब देखते खोया हुआ। उसके बोलने पर सबकी नज़र अब लारेब पर पड़ गई थी, जो सर चेहरा लिए खड़ी कांप रही थी। बेसाख्ता ही अमान की गिरफ्त हिबा की कलाई पर नरम पड़ी। सफ़ीर तमस्सुर से मुस्कुराया। अगले ही पल अमान ने चमकती आंखों समेत हिबा को अपने करीब खींचा। जान से नहीं मार सकता, पर जीते जी जिंदा लाश तो बना सकता हूं ना। अमान की आंखों में गहरी चमक थी। सफ़ीर का रंग उड़ा। अमान का मतलब वो समझ चुका था। अब तुमने निकाह से इनकार किया तो तुम्हारी बहन की इज्जत। इससे आगे अमान मलिक कुछ नहीं कह सकता था। वो अभी बहन की मोहब्बत में बहुत बड़े और गलीज़ अल्फाज अदा कर चुका था कि उसे अपने आप से ही घिन महसूस होने लगी, लेकिन अपनी बहन के लिए उसे ये अल्फाज अदा करने थे। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, हिबा को छोड़ दो। सफ़ीर बेतासु चेहरे से खोया हुआ। उसे यकीन था ये वहशी बदमाश गुंडा उसकी बहन के साथ कुछ भी कर सकता है, सिर्फ अपनी बहन की खातिर। अमान ने अपनी बहन की मोहब्बत में इतनी बड़ी बात कर डाली थी, वहीं सफ़ीर ने अपनी बहन की मोहब्बत में खुद की कुर्बानी दे डाली थी। अमान ने हिबा की कलाई छोड़ी तो भागती अपनी माँ के गले से लिपटी जोरदार रोने लगी। अमान लारेब का हाथ पकड़ता उसको लॉन्च के सोफे पर बिठा गया। अमान की सवाली नज़रों से देखने पर सफ़ीर शिकस्ता कदम उठाता सोफे तक आया, फिर लारेब के बराबर बैठ गया। बड़ी, ये क्या हो रहा है?
गुड़िया कुछ नहीं, ये जो अंकल है ना, ये गेम खेल रहे हैं। कैसे गेम बड़ी? वो एक्साइटेड सी बोली। तुम्हें अपने एंजल के पास रहना है ना? यस, मुझे एंजल के पास रहना है। और एंजल भी गेम खेल रहे हैं। लारिब सफ़ीर को देखते क्लैपिंग करते बोली। तो वो अंकल जो आपसे कुछ पूछेंगे ना, तो आपने बस उन अंकल को कबूल है कहना है, ओके? बड़ी, कबूल है क्या होता है? लारिब मासूमियत से बोली। मेरी जान, ये गेम है, कबूल है। इससे आपका एंजल हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। अब मैंने जो कहा वही बोलोगी, ओके? ओके बड़ी। ओके ओके। बट इसके बाद एंजल मेरे पास रहेंगे ना? किसी और के फ्रेंड तो नहीं होंगे ना? इरम तो अपनी बहू के रूप में इस पागल लड़की को देखकर कश खाने वाली थी। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड होगा। क्यों सफ़ीर, ठीक कह रहा हूं ना? सफ़ीर तो गुस्से से उस मेसी लारेब को देख रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। लारेब मलिक वल्द कबीर मलिक, आपका निकाह बाउज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त सफ़ीर शाह वल्द अकबर शाह से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी के बोलने पे लारेब ने अमान की जाने देखा। यस, कबूल है। लारेब बच्चों की तरह जोर जोर से सर हिलाने लगी। अमान मधम सा मुस्कुराता गोया हुआ। यस, कबूल है। दूसरी बार भी मौलवी साहब के पूछने पर लारेब ने फरमाबरदारी से इस बात में बच्चों की माने सर हिलाए गोया हुई। फिर एक बार पूछने पर वो अपने इंजिल के लिए चुपचाप यस बोल चुकी थी। अब मौलवी साहब सफ़ीर शाह की तरफ मुतवज्जो हुए थे। सफ़ीर शाह वल्द अकबर शाह, आपका निकाह बाउज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त लारेब मलिक वल्द कबीर मलिक से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सफ़ीर ने एक बेबस नजर अपनी माँ और बहन पर डाली, जो आंखों में आंसू लिए सब कुछ देख रही थी। इर्द गिर्द अब तक रेफलें थामे गार्ड्स खड़े थे। एक नज़र सामने बैठे जल्लादों अमान सावियार पर डाली, जिनको रहम नहीं आ रहा था। वो भी 3 दफ़ा कबूल कहकर लारेब को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। मुबारक हो। अमान सावियार के गले लगता खुशी से बोला। अमान ने इरम और हिबा के इर्द गिर्द से गन्स हटवा दी थी, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका था। अब सब गार्ड्स बाहर खड़े थे। मुबारक हो सफ़ीर। अमान ने उससे गले लगना चाहा, लेकिन सफ़ीर ने बेतासुं निगाहों से उसकी जानिब देखते अपना हाथ खड़ा किए उसे उससे दूर रखा। अमान खामोश हो गया, फिर मुस्कुराते उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रख गया। मेरी बहन अब तुम्हारे हवाले। उसे जरा सा भी नुकसान या चोट पहुंची तो यकीन जानो, तुम्हारा नक्शा तहस नहस करने में देर नहीं लगाऊंगा जीजा जी। उसके जीजा जी कहने पर सफ़ीर ने सर्द आंखों से अमान की जानिब देखा पर बोला कुछ नहीं। अगले ही पल सफ़ीर ने पूरी कुव्वत से अमान के मुंह पे एक मुक्का चढ़ा। अपने मुंह से निकले खून की नन्ही सी बूंद को हाथों से साफ करते अमान सफ़ीर को देख मुस्कुराया। इतना गुस्सा होना तो आपका बनता है जीजा जी। एंजल, आपने मेरे बड़ी को क्यों मारा? मैं आपसे नाराज हो गई। लारिब, आपसे कच्ची। लारिब मुंह फुलाए सफ़ीर को कहती अमान के गले लग गई। बड़ी, अब मैं यहाँ रहूंगी क्या, अपने एंजल के पास? हाँ, अब तुम अपने एंजल के पास रहोगी गुड़िया। याहू! लारिब जल्दी से सफ़ीर के पास जाती उसके गालों पर अपने नर्म और नाजुक लब रख चुकी थी। सफ़ीर एकदम घबरा गया था। अभी तो ये पागल लड़की उसे कह रही थी कि मैं नाराज़ हूँ आपसे, और अब उसके गले से चिपक रही थी। और सावियार, माला, अमान भी एक दफ़ा ठटक गए थे। ये सबके सामने उनकी बहन ने क्या कर दिया था? उन्हें अंदाज़ा लग चुका था कि बेचारे सफ़ीर की ज़िंदगी अब आसान नहीं है। माला ने अपने मुंह के आगे हाथ रखकर अपनी हंसी दबाई थी। एंजल, अब मैं आपके पास रहूंगी या वो? उसे तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर चुकी है, लेकिन सफ़ीर ने सुख नसों से लारेब को देखते उसका बाजू पकड़े उसको खुद से पीछे किया। मैं आपसे दोबारा से नाराज हो गई। आपने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। लारेब सुसु करते हुए बोली। सफ़ीर के झटकने पर लारेब को याद आया था कि वो तो उससे नाराज थी। आंटी, मुझे माफ़ कर दें। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी बहन आपके बेटे को पसंद करती है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हाँ, मैं खुदगर्ज बन गया था, लेकिन अगर भाई ही अपनी बहन के लिए खुदगर्ज नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इरम शाह तो कुछ बोलने की लायक ही नहीं रही थी, सो वो चुप रही। आंटी, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बहन का बहुत ख्याल रखेंगी। और जीजा जी, मेरी बहन आपसे ज़रा रूठ गई है, उम्मीद करता हूँ आप इसे मना लेंगे प्यार से। अमान सफ़ीर को देखते मुस्कुराते हुए बोला। सफ़ीर ने गुस्से से मुंह फेरा था। अमान सावियार और माला लारेब से मिलते जा चुके थे, लेकिन लारेब को तो अपने एंजल के पास रहना था। वो तो बहुत खुश थी। जावियार का माँ से अगले दिन शुमाइला ने नवाज के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। अभी वो किचन से काम करते निकल रही थी कि सामने से आते जावियार से टकराई थी। जावियार एक 23 साल खूबसूरत हट्टा कट्टा
लड़का बन गया था, जिसे देख हवस की बेचारी शुमाइला की तरफ हल टपकने लगी थी। जाविया बगैर शुमाइला की तरफ नजर उठाए किचन में चला गया। शुमाइला ने उस अकड़ू लड़के को देख दिया। ये कौन है? शुमाइला ने अजीब नजरों से जावियार को देखा था। शुमाइला ने उससे बात करने का सोचा, लेकिन जावियार ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया और किचन में अपने लिए खाना निकालते अपने कमरे में जा चुका था। ये लड़का इस घर में कौन है? नवाज से क्यों नहीं बताया इसके बारे में? वो बाद में नवाज से पूछने का सोचकर अपने कमरे में चली गई। सरकार, ये घर में माला और आपके अलावा कौन रहता है? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही वो आज एक लड़का नजर आया था घर में। हाँ, वो मेरा भतीजा है, लेकिन उसकी हैसियत नौकरों जैसी है, उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। जी जी सरकार। शुमाइला ने नवाज के डर से हाँ कह दिया था, लेकिन दिल में अब उस लड़की को देखने की चाहत जागने लगी थी। हाय, कितना खूबसूरत है वो लड़का, उसकी आंखें। उस दिन के बाद शुमाइला ने घर में कई दफा साव्यार को देखा था, उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन साव्यार हमेशा उसे इग्नोर करता था, बेहिस्सना घूमता रहता था। शुमाइला तो उसे माला से बात करते देख जल भून जाती थी। वो बस किसी तरीके से उस लड़की को हासिल करना चाहती थी। जब औरत को मर्दों की लत लग जाए तो वो किसी भी खूबसूरत मर्द को देखकर राल टपकाने लगती है। ऐसे ही शुमाइला का हिसाब था। वो साव्यार की एक दफा कुर्बत को महसूस करना चाहती थी, लेकिन वो उसका अंजाम नहीं जानती थी। भालू, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? जाविया ने अपनी सब आंखों में मोहब्बत का समंदर बसाते अपने भालू से कहा था। जाने वो एक दिन में कितनी दफा अपनी माला से सवाल पूछता था। हाँ जावी, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ ना? माला ने मुस्कुराते अपने हाथ को जावी के हाथ में दिया था। उन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में देखती शुमाइला को आंख लगी थी। तुम दोनों को तो मैं अलग करूंगी, देखते जाओ बस। वो अपने दिमाग में कुछ जहरीला सोची जा चुकी थी, जिससे सबकी जिंदगियां बदल जानी थी। शुमाइला हर बार किसी न किसी तरीके से साव्यार को टच करने की कोशिश करती रहती थी। साव्यार को सब महसूस हो रहा था, लेकिन वो बताता भी तो किसको? किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं आना था, इसीलिए वो शुमाइला की हरकतों को इग्नोर कर दिया करता था, जिससे शुमाइला को बहुत गुस्सा आता था। वो खूबसूरत थी, किसी भी मर्द का दिल उसकी तरफ मॉइल हो सकता था, लेकिन वो साव्यार को भी उन मर्दों में शामिल कर रही थी जो कि वो गलत कर रही थी। कुछ दिनों तक वो साव्यार का रवैया बेरुखी बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज उससे अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का रास्ता नजर आ रहा था, क्योंकि नवाज आज रात किसी काम से बाहर जा रहा था। आज उसे जबरदस्ती ही सही साव्यार को उस और उसके जिस्म को हासिल करना था। सरकार, आप कहीं जा रहे हैं? वो नवाज से कमीज के बटन बंद करते हुए कहने लगी। दिल ही दिल में खुश हो रही थी। हाँ शुमाइला, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, कल रात तक वापस आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। जी सरकार। नवाज से चुपकर शुमाइला के होंठों पर होंठ रखे थे। शुमाइला तो ख्यालों में साव्यार का सोचती नवाज का साथ देने लगी। नवाज पीछे हुआ तो शुमाइला ने नवाज को अपना ख्याल रखने का कहा, जिस पर नवाज एक बार फिर फेंकता शुमाइला के लबों पर झुका, अपनी प्यास बुझाने के बाद चला गया। रात को शुमाइला ने नवाज के जाने के बाद दूध में नशे की दुआ मिला दी थी। वो जानती थी साव्यार सोने से पहले दूध जरूर पीता है, इसी नशे की दवा उससे मिलाती अपने हाथ चाटती माला के कमरे में चली गई। माला के रूम में झांक कर देखा, जहाँ वो बेड पर लेटी सो चुकी थी। शुमाइला ने एक नज़र उसे देखा और खामोशी से बाहर आकर हॉल में बैठ गई। उसे अब जाव्यार का इंतजार था। थोड़ी ही देर बाद उसे जाव्यार किचन की तरफ जाता दिखाई दिया तो दिल ही दिल में वो खुश हुई थी। जाव्यार भी दूध का ग्लास सीधा बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उससे अपना काम करने की खुद आदत थी। शुमाइला कनखियों से उसे देख रही थी, लेकिन जाव्यार हन्नूस उसे इग्नोर कर रहा था। जाव्यार ने सारा दूध पीकर ग्लास उठाकर किचन में रखने के लिए गया कि उसे चक्कर सा आया था। हैवी डोज की वजह से नशे की गोलियों ने जल्दी असर कर दिया था। वो अपना चकराता सर पकड़ता अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे शुमाइला भी मुस्कुराती अपने आप को तैयार करती उसके पीछे चल पड़ी। आज तो आएगा मजा, देखती हूँ कैसे मुंह मोड़ते हो मुझसे। वो खुले गले वाली कमीज पहने, जिससे उसके गले की सारी गहराइयां नजर आ रही थी, जो कि किसी भी मर्द को बहकाने के लिए काफी थी। जाव्यार को कमरे में आकर ज्यादा चक्कर आने लगे थे। इससे पहले कि वो संभलता, अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करके वो मुड़ा था और पीछे खड़ी शुमाइला को देखकर वो हैरान हुआ था। आप यहाँ? वो अटकते हुए अपने चकराते सर के साथ बोला। जिस ड्रेसिंग के साथ उसके सामने वो खड़ी थी, उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मेरे राजा, कब से तुम्हारी कुर्बत पाने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे दूर दूर रहते हो। शुमाइला दरवाजे से कुंडी लगाती अपना दुपट्टा उतारते नीचे फेंककर जाव्यार के करीब गई। जाव्यार की कमीज को खींची, उसे अपने करीब तक किया। क्या बकवास है ये?
छोड़ो मुझे। जाविया की ताकत खत्म होती जा रही थी। वो बेहोशी के आलम में जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ झटकते बोला, दूर हुआ। उससे कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो चकराते सर के साथ बेड का सहारा लेकर उसने अपने आप को बेड पर बिठाया। आज ये दूरी नहीं चलेगी जाविया। तुम जैसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। कितने हसीन हो तुम। उसके चेहरे पर हवस भरी निगाहें गाड़ते हुए बोली। माला ये प्यास की वजह से आंखें खुली थीं। वैसे तो वो पानी लाकर रखती थी, लेकिन शायद आज भूल गई थी। उठी तो उठकर दरवाज़ा खोलकर किचन में चली गई। इतने में नवाज से घर में दाखिल हुआ, जो कि चेहरे से बेहद परेशान लग रहा था। अरे बाबा, आप? माला ने नवाज को देखा तो पूछने लगी। हाँ, बस काम हो गया। वो माथे पर आया पसीना साफ करते हुए बोला। माला, मेरे लिए एक कप चाय का बनाकर ला दो। वो जल्दबाजी से कहकर कमरे में चला गया। जी बाबा। वो दोबारा से किचन में जाती ही चाय बनाने लगी थी। उधर दूसरे कमरे में शुमाइला सबसे अनजान सावियार को बेड पर लिटाते उसकी शर्ट पे बटन खोलने लगी। प्लीज पीछे हूँ, आप मेरी चाची हैं। चाचू को पता चला तो वो मार देंगे हमें। वो नशे में ही अपने आवाज काबू पकड़ते हुए बोला, कुछ पता नहीं चलेगा, आज की रात हम दोनों की है। वो उसकी शर्ट के बटन उतारती जाविया के सीने पर अपने होंठ रख गई। माला, माला तुम्हारी माँ कहाँ है? शुमाइला को कमरे में ना पाकर माला से पूछने नवाज दोबारा उसके पास आया था। पता नहीं पापा, मैंने तो नहीं देखा। कमरे में ही होंगी। जाविया अपने सीने पर उसके होंठ महसूस कर था। अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया था। वो पीछे गिरी थी। जाविया को भी गुस्सा आया था। उससे उठकर शुमाइला के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था। शुमाइला की चीख निकल गई थी। उसकी चीख की आवाज़ बाहर नवाज और माला के कानों तक भी गई थी। नवाज और माला भागकर जाविया के रूम में आए थे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। शुमाइला, शुमाइला, क्या तुम अंदर हो? और शुमाइला तो नवाज की आवाज़ सुनते उसका चेहरा लट्टे की माने सफ़ेद हो गया था। जाविया अभी भी नशे की गुनूती में समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। दरवाजा खोलो जाविया। नवाज वाहिद से दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहा था। शुमाइला को कुछ और समझ न आया तो वो चीखने लगी। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि नवाज इस टाइम आ जाएगा। बचाओ, बचाओ सरकार, मुझे बचाओ। अंदर से आती शुमाइला की आवाज़ सुनकर नवाज ने जोर से दरवाज़ा पीटना और तोड़ना शुरू कर दिया। माला भी हैरान थी कि शुमाइला जाविया के रूम में क्या कर रही है और ऐसी आवाज़ें। अंदर क्या हो रहा है? शुमाइला अपनी कमीज और अपनी आस्तीन और गले को फाड़ती, बाजू से फाड़ती, थोड़ी सी सीने से फाड़कर वो नीचे गिरी थी। जाविया को खींचकर अपने ऊपर गिराया था और ऐसे शोर करवा रही थी जैसे जाविया उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। जाविया ने उठने की कोशिश की, लेकिन शुमाइला ने उसकी शर्ट को जोर से पकड़ा हुआ था। इतने में नवाज और माला भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए थे। अंदर आते जो उन्हें देखने को मिला था, नवाज और माला तो हक्का बक्का रह गए थे। माला की तो जाविया को इस हालत में देखकर चीख निकली थी। इस हालत में शुमाइला के ऊपर देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नवाज से आगे बढ़कर शुमाइला के ऊपर से जाविया को उठाया था, जिससे जाविया अपनी बंद खुली आंखों से नवाज को देखता बेड पर गिरा था। माला बेयकीन नजरें मुंह पर हाथ रखे कभी जाविया को तो कभी शुमाइला के बड़े कपड़ों को देखती, जैसे शुमाइला रोते रोते संभाल रही थी। ये सब क्या हो रहा है? नवाज से गुस्से से शुमाइला से पूछा। वो ये आपका भतीजा, इससे मेरे साथ। वो कहते ही फूट फूट कर रोती नवाज से गुस्से से जाविया की तरफ देखा, जो कि शायद बेहोश हो चुका था। नवाज से माला से पानी मंगवाकर उसके चेहरे पर फेंका था, जिससे वो थोड़ा थोड़ा होश में आया। मुश्किल से अपनी आंखें खोलता मामला समझने की कोशिश कर रहा था। बेगैरत इंसान। नवाज को तो मौका चाहिए था जाविया के साथ पूरा करने के लिए, इसलिए मौका मिलते ही उसे मारना शुरू कर दिया। बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी ही माँ जैसी चाची की इज्जत लूटते हुए। जाविया ने हैरानी से नवाज की तरफ देखा, वो क्या कह रहा है। उसने एक नज़र शुमाइला को देखा, जो अपने फटे हुए बाजू छुपाती रो रही थी। जाविया को कुछ कुछ याद आने लगा था कि शुमाइला उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। जाविया ने माला को भी देखा, जो उसे अजीब नजरों से देख रही थी। चाचू, मेरी बात सुनने। मैंने इससे पहले वो कुछ कहा था, नवाज से फिर से उसे थप्पड़ मारा था। जाविया नवाज को पीछे धकेलता माला की तरफ किया था। माला, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। लेकिन माला ने जो अपनी आंखों से देखा था, वो उससे झुठला नहीं सकती थी। तुम जानी कहेंगे, दूर रहो मेरी बेटी से। इससे पहले जाविया माला का हाथ पकड़ता नवाज से उसे धक्का दिया था।
दूर रहो मेरी बेटी से। और माला एकदम जावियार से खौफ खाती नवाज के पास गई थी। जावियार को तो नवाज का कहा अल्फाज सुनाई ही नहीं दिए थे। वो तो बस माला की आंखों में अपने लिए बेयकीनी देख रहा था। उसके दिल में चंद से कुछ छूटा था। खाल चपड़गंजू, तुमने लारेब की शादी तो करवा दी। तुम्हें क्या लगता है सफ़ी लारेब को खुश रख पाएगा? भाभी, मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है। हमारी लारेब कभी किसी मर्द के पास खुद नहीं गई थी। अगर कोई मर्द उसे हाथ लगाता था तो चीखती थी, चिल्लाती थी। लेकिन सफ़ीर वो पहला लड़का है जिसको लारेब ने खुद हाथ लगाया था। उस लड़की के पास वो खुद जाती है। सफ़ीर की नज़रों में मैंने अपनी बहन के लिए कभी हवस नहीं देखी। वो बच्चों की तरह उसका ख्याल रखता है और लारेब भी उसके साथ अटैच है। मुझे यकीन है कि सफ़ीर मेरी बहन का ख्याल रखेगा। और अगर सफ़ीर ने ना रखा तो हम हैं ना जीजा जी को सीधा करने के लिए। अमान दांत निकालता बोला। वैसे चपड़गंजू, मेरा नाम अमान है भाभी, चपड़गंजू नहीं। वो ही चपड़गंजू। ओ, मेरा मतलब है अमान, तुम सफ़ीर की खरीद इतने सीरियस से? मैं तो समझी थी किसी न किसी को टकाने लगा ही डालोगे। वैसे काम क्या करते हो तुम लोग जो इतने सारे कार्ड्स रखते हो? माला अमान और जावियार को देखती बोली। हम कुछ खास नहीं, बस। इससे पहले कि अमान बोलता जावियार बीच में बोला था। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। जावियार ने माला से कहकर माला की बोलती ही बंद करवा दी थी, जिस पे माला मुंह बनाती चुप करके बैठ गई। एंजल, लारेब अमान लोगों के जाने के बाद सफ़ीर के पास गई। इरम तो यकटक लारेब को दिख रही थी जो अपने होठों पर लगी आधी लिपस्टिक तो खा ही चुकी थी। ये कौन सी मखलूक उसकी बहू बन गई थी। बैठे बिठाए लारेब ने सफ़ीर का बाजू पकड़ा, जिससे सफ़ीर को गुस्सा आया था। सफ़ीर ने लारेब का हाथ झटक दिया। दूर हो मुझसे तुम पागल लड़की, उसके होंठ टिकता हुआ बोला, जिससे लिपस्टिक फैलकर इर्द गिर्द लग चुकी थी। एंजल, क्या हुआ? उसके डांटने से लारेब की आंखों में नमी आने लगी थी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के लिए ऐसे बेहुदा अल्फाज कहे थे। उससे डांटते हुए लारेब का सुर्ख पड़ता चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। तुम मुझसे दूर ही रहो, आई समझ? एंजल, वो अटकते हुए कहने लगी। लारेब से तो बोला भी नहीं जा रहा था। तुम्हारे भाई को लगता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा तो ये गलत है। जाओ यहां से। उससे डांटा कमरे की तरफ जाने लगा था कि पीछे से वो धड़ाम से नीचे गिरी थी। उसे सांस लेने में मुश्किल आने लगी थी। इरम उसे गिरता देखकर सफ़ीर को आवाज़ देने लगी। सफ़ीर बेटा, देखो लारेब को क्या हो गया है। सफ़ीर इरम की बात सुनता पीछे मुड़ा था और लारेब को ज़मीन पे गिरा देख मुश्किल से सांस लेता देख उसका दिल रुका था। वो भागता लारेब तक गया था। लारेब उठो। वो उससे गाल थपथपाते हुए कहने लगा। इनहेलर कहाँ है तुम्हारा? ओह शिट, भाई को शादी की बड़ी जल्दी थी, इनहेलर देना याद नहीं था। सफ़ीर ने इरम की तरफ देखा। जाओ बेटा, जल्दी से लारेब को कमरे में ले जाओ, क्योंकि इरम को पता चल गया था कि अब उसको इनहेलर की नहीं उनकी बेटी की ज़रूरत है। सफ़ीर को शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन वो लारेब को देखा जो मुश्किल से सांस ले रही थी। अपनी नम आंखों और सुर्ख पड़ते चेहरे से सफ़ीर को देख रही थी। सफ़ीर ने उसे बाजू में उठाया और कमरे में ले गया। लारेब ने अपने हाथों से सफ़ीर की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया था। कमरे में ले जाते ही बेड पर लिटाते हुए हिचकिचाते लारेब के नरम लबों पर झुका था। उसे सांसों की ज़रूरत थी जो कि सिर्फ सफ़ीर ही दे सकता था। सफ़ीर तो लारेब को सांस दे रहा था। उधर उसकी बाहों में उसकी मलकियत थी जिसको सांसें देता वो खुद भी मदहोश हो रहा था। जब थोड़ी देर बाद लारेब बेहतर हुई तो सफ़ीर पीछे हुआ। उफ, तुम किसी दिन मेरी जान ले लोगी। वो दांत पीसता दिल ही दिल में कहने लगा था। लारेब थोड़ी बेहतर हुई तो वो दोबारा से एंजल को पुकारने लगी। एंजल प्लीज़। इससे पहले कि लारेब कुछ कह दी, सफ़ीर ने उसे झटक दिया। तुम आराम करो, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आता हूँ। तुम्हारे भाई को तो याद नहीं था। वो उससे कुछ कहे बगैर ही कमरे से चला गया। लारेब को हैरानी हुई थी उसके एंजल को क्या हुआ है। ऐसे तो उसके एंजल ने कभी उसे नहीं डांटा, लेकिन अब क्यों? सफ़ीर ने इरम के हाथ खाना और मेडिसिन भेजी थी, जिसे इरम प्यार से लारेब को खिलाती। उससे बाद में मेडिसिन देकर सुला चुकी थी। जावियार का माजी। माला, तुम तो मुझसे ना डरो। जावियार इल्तिजाई नज़रों से देखता बोला। तुम एक ज़ानी हो, तुमने अपनी ही चची की इज्जत लूटने की कोशिश की है। नवाज से अपने सहखंद अल्फाजों से जावियार का दिल चिकना चूर किया था। माला ने भी अजीब नज़रों से जावी को देख रही थी। जावी, तुमने ये क्या किया? माला ने अटकते हुए जावी से कहा। माला, मैंने कुछ नहीं किया, ये इस औरत ने जानबूझकर। इससे पहले वो कुछ और कहता, नवाज से फिर से थप्पड़ मारा था जावियार के चेहरे पर। शर्म नहीं आती?
खुद ये काम करके मेरी बीवी पे इल्जाम लगाते हुए। जाविया ने थप्पड़ तो खा लिया था, लेकिन उस थप्पड़ से उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ उससे माला की बेयकीन नसों से हो रही थी। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें इस घर में रखूं। निकल जाओ यहां से। तुम्हें अपने भाई की औलाद समझकर तरस खाकर इस घर में रखा था, लेकिन तुम तो सांप निकले। नवाज पहले ही परेशान था। जिस काम के लिए वो गया था उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और नुकसान भी किसका? किंग का नुकसान कराया था। अभी वो इस टाइम बहुत परेशान था। करोड़ों का नुकसान वो किंग का कर चुका था, और किंग उससे भरपाई किए बगैर तो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। ये तो उससे पक्का पता था। निकलो यहां से या धक्के मार कर निकालो। चाचू, एक दफा माला से बात करने थे चाचू। दूर हो सावी मुझसे, तुम नशे में थे, और ये सब। वो रोते हुए सावी से कहने लगी थी। जावियर को पता चल चुका था कि अफवाह कोई फायदा नहीं। साविया ने एक नफरत भरी निगाह शुमाइला की तरफ डाली, जो भी रोने का नाटक जारी रखे हुए थी, और एक नज़र नवाज को देखा। नवाज ने उसे इतना मारा था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। उससे यहाँ से जाने का फैसला किया था। मैं वापस आऊंगा नवाज, मैं वापस आऊंगा। और माला की तरफ झुककर उसके कान के पास झुका। तुम सिर्फ मेरी हो भालू, सिर्फ मेरी, और मेरा इंतजार करना। इस इल्जाम का बदला लेने में वापस आऊंगा। उस टाइम वो एक अलग ही सावियार लग रहा था। माला को वो एक आखिरी निगाह अपने बालों पर डालकर निकल गया। माला को दुख तो हुआ था कि उसका दोस्त जा रहा है, लेकिन वो भी सदमे में थी। ये सब कैसे हुआ? नवाज शुमाइला के सर पर पोंछा धाड़ा था। सरकार, मैं नहीं जानती। वो नशे में था। जब मैं अपने कमरे में जा रही थी कि वो खींचकर अपने कमरे में ले आया। तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? इस सवाल से शुमाइला एकदम घबरा गई थी। सरकार, मैंने शोर किया था, लेकिन उससे मेरे मुंह पे हाथ रख दिया था। वो मुझे सवालों से बचने के लिए फूट फूट कर रोने लगी। माला भी अपने कमरे में चली गई। उससे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि सावी ऐसा कर सकता है। साविया घर से बाहर निकला तो उससे अभी भी चक्कर आ रहे थे। एक तो नशे की हालत थी, एक उसके भालू की बेयकीन नसें वो भुला ही नहीं पा रहा था। उसे आज फिर से अपने माँ बाप बेहद याद आ रहे थे। काश मामा पापा उस रात मुझे छोड़ कर न जाते, मुझे भी साथ ले चलते, तो आज ये सब न देखना पड़ता। सब आंखों से आज हर दर्द, गम और हर जख्म आंसू की सूरत में बाहर निकल रहा था। वो सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हुई थी, जिससे वो दूर उछलता हुआ गिरा था। गाड़ी से एक आदमी उतर कर सावियार तक गया था। सर, अब बाहर मत जाए, कोई दुश्मन भी हो सकता है। सिकंदर के एक मुलाजिम ने सिकंदर को बाहर जाने से रोका। गुलाम बख्श, मेरी जान से ज्यादा इस बच्चे की जान अजीज है। उठाओ इसे, हॉस्पिटल लेकर चलो, जल्दी। गुलाम बख्श ने इशारा किया, जिससे गार्ड्स आते सावियार को उठाकर जा चुके थे। सावियार को जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल नहीं पाया। उसका जिस्म पूरा दर्द कर रहा था। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म से दर्द की टीस से उठने लगी थी। एक कराह उसके मुंह से निकली थी। उससे मुश्किल से आंखें खोलकर पूरे कमरे का जायजा लिया तो उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। मैं यहाँ कैसे? सावियार सर में उठती टीसों को दबाए उठकर बैठ गया। इतने में एक डॉक्टर अंदर आया। बेटा आप उठ गए, मैं भी सर को कॉल करता हूँ। सावियार ने अजीब नजरों से डॉक्टर को देखा। ये कौन है? जी सर, पेशेंट को होश आ गया है। आगे से जवाब सुनता डॉक्टर ओके सर कहकर कॉल बंद कर चुका था। डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे और कब से हूँ? तुम 1 महीने से यहाँ कोमे में हो। क्या 1 महीना? सावियार फटी फटी आंखों से डॉक्टर को देखने लगा। सावियार को तो बस इतना याद था कि उसके प्यार ने भी धोखा दिया था और उससे बाहर निकाल दिया था। और जब वो बाहर निकला तो उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। थोड़ी ही देर बाद सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ था। सावियार ने हैरत से सामने खड़े शख्स को देखा, जो देखने में ही बारूप लग रहा था। कौन है आप? सावियार ने हिम्मत करके पूछा था। डरो नहीं बेटा, 1 महीने पहले आपका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था। फिर मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया और 1 महीने से तुम कोमे में थे। अब बताएं कि आपकी तबीयत ठीक है तो अपने घर वालों का पता बताएं, या कोई नंबर मैं उन्हें कॉल करके आपका बता दूं, या आपको घर छोड़ो। सिकंदर साहब ने सावियार के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर बोला। सिकंदर को बेड पर लेटा वो नौजवान मर्द कोई बच्चा ही लगा था। अंकल, मेरा कोई घर नहीं है। सावियार अपने लहजे को तल्ख रखते हुए बोला। सिकंदर ने एक नजर गुलाम बख्श को देखा। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? आपके घर? लेकिन आप कौन है और आपके साथ क्यों जाऊंगा? मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं चाहता हूं तुम मेरे बेटे बन जाओ। उसके बाद सावियार कुछ न बोल सका, क्योंकि उसे भी घर की एक जरूरत थी। उसके पास तो कहीं रहने की जगह भी नहीं थी,
ना ही अपने पैसे थे। तो उससे यही सोचा कि क्यों ना अंकल के घर जाकर काम करके पैसा कमा लेगा और बाद में कहीं और चला जाएगा। 2 दिन बाद ही साव्यार को छुट्टी मिल चुकी थी। सिकंदर उससे घर ले आया था। इतना बड़ा घर देखकर साव्यार पहले तो हैरान हुआ, फिर सिकंदर के अच्छे रवैये की वजह से वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। जावेद ने सिकंदर की पूछने पर अपना मासी बताया था। सिकंदर को बहुत अफसोस हुआ था। सिकंदर ने जावेद से कहा भी था कि मैं अभी के अभी तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास वापस ला सकता हूँ, लेकिन जावेद का कहना था कि वो खुद अपने चचा से बदला लेगा, जिससे सिकंदर खामोश हो गया था। उसके बाद सिकंदर ने अपने काम के बारे में जावेद को बताया था, लेकिन जावेद इतना मासूम था कि उससे कभी किसी मक्खी को नहीं मारा था, तो वो उससे गन चलाने का कह रहे थे। लेकिन जब साव्यार ने ये काम कर किसी और को करते देखा तो उसे ये काम अच्छा लगा था। अगर उसे अपने चचा से अपना बदला लेना था तो उसे इस काम में हाथ डालना ही पड़ेगा। अभी तो वो अपने माँ बाप की मौत से बेखबर था कि उसके माँ बाप की मौत के पीछे भी नवाज का ही हाथ था। फिर साव्यार को वहाँ रहने की ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। पहली दफ़ा तो गन देखते साव्यार के पसीने छूटे थे, लेकिन उसे ज़िंदगी में कुछ बनना था, इसीलिए हिम्मत करते वो गन चलाने लगा। फिर चाकू, फिर वो एक मॉन्स्टर बन गया। सिकंदर ने उसे अपने नाम का एहसास दिया था। सिकंदर का कोई बेटा नहीं था। बीवी उसकी कब से वफात पा चुकी थी। उसका अपना कोई बेटा नहीं था। सिकंदर ने साव्यार को अपना बेटा बना लिया था और उससे अपना नाम दिया था। सिकंदर वुड ब्लैक मॉन्स्टर था और साव्यार की आंखों की वजह से उसे ग्रीन मॉन्स्टर का नाम दिया गया था। इसी तरह हमारा मासूम साव्यार ग्रीन मॉन्स्टर बना था।